जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला की कुछ प्रमुख शब्दावली, यानी वर्णमाला की कुछ प्रमुख शब्दावलियों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। कुछ शब्दावलियों पर चर्चा कर लिए थे। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ और शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। जैसे आज हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे भाई? अनुस्वार। अगर आपसे कोई पूछे अनुस्वार किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे जब वायु की मात्रा मुख से कम और नाक से अधिक निकले। जब वायु की मात्रा मुख से कम और नाक से अधिक निकले तो उसे ही हम लोग अनुस्वार कहते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं, जब वायु की मात्रा नाक से अधिक और मुख से कम निकले तो उसे ही हम लोग अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार को अंग से हम लोग व्यक्त करते हैं। अनुस्वार को कुछ हम लोग इस तरह व्यक्त करते हैं और इसका जो चिन्ह होता है कुछ ऐसे होता है। और इसके अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं, तो अंक को शामिल करते हैं। इसके कुछ उदाहरण, जैसे आप लिखते हैं अंकन, क्या लिखते हैं? अंकन। आप लिखते हैं संवाद, क्या लिखते हैं? संवाद। आप लोग लिखते हैं हंस, क्या लिखते हैं? हंस। आप लोग लिखते हैं अंक, अंक। आप लोग लिखते हैं अंश, क्या लिखते हैं? अंश। तो ये तमाम शब्द इसके अंतर्गत आते हैं जिसमें हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? इसी जो है अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ऊपर जो आप बिंदु ये देख रहे हैं ना, ये सभी क्या है भाई? ये सभी के सभी अनुस्वार हैं। और जब भी इन शब्दों का आप उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे आपके नाक से जो है वायु की मात्रा ज़्यादा निकल रही है और मुख से वायु की मात्रा कम निकल रही है। यही कारण है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। आप बोल कर देखिए, जैसे अंकन, संवाद, हंस, अंक, ठीक है, अंश, ये सभी के सभी शब्द हैं। तो आप जब बोलेंगे तो लगेगा कि जैसे नाक से ज़्यादा जो है आप वायु निकाल रहे हैं, आप नाक से ज़्यादा उच्चारण कर रहे हैं और मुख से थोड़ा कम कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले शब्दों का जो असर होता है आपके नाक पर होता है और मुख पर थोड़ा असर इसका कम होता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं? तो अंक से करते हैं। इसका जो चिन्ह होता है कुछ इस तरह होता है। तो आप बताएंगे अनुस्वार का चिन्ह ये है, इसे अंक से व्यक्त करते हैं और इसके कुछ उदाहरण हैं। अगली शब्दावली पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अनुस्वार के बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं विसर्ग पर। किस पे? विसर्ग पे। अब विसर्ग क्या होता है भाई? विसर्ग को हम लोग अह से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? अह से। आप देखेंगे तो ऐसे लिखा रहता है और इसका जो चिन्ह होता है कुछ इस तरह होता है, ऐसे होता है। ये चिन्ह है और ये क्या है? अह। इससे आप व्यक्त करते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले जो शब्द होते हैं उसमें प्रायः देखेंगे इसके अंत में हकार की उत्पत्ति होती है, या ह शब्द आता है या हकार की उत्पत्ति होती है। जैसे आप लोग लिखते हैं पुनः, क्या लिखते हैं? पुनः। आप लोग लिखते हैं प्रातः, आप लोग लिखते हैं अतः। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ आखिरी में कौन सा जो है चिन्ह आ रहा है भाई? तो आप बताएंगे विसर्ग का चिन्ह आ रहा है। और इसके आखिरी में अगर आप उच्चारण करते हैं तो देखिए पुनः ओह, यानी किसका उत्पत्ति हो रहा है? ह का, यानी हकार। क्या बोलेंगे इसे? हकार, यानी हकार की उत्पत्ति होती है। जब भी आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जितने भी विसर्ग के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं तो उसके आखिरी में आपको लगेगा कि जैसे जो है हकार की उत्पत्ति हो रही हो या ह वर्ण की उत्पत्ति हो रही हो, है का उच्चारण हो रहा हो। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हैं पुनः, प्रातः, ठीक है, अतः। तो ये तमाम शब्द हैं जिसमें क्या होता है वर्ण का उच्चारण होता है। ठीक है, इसे किससे व्यक्त करते हैं? दो विसर्ग, दो ऐसे बिंदु होते हैं इस तरह, इसे व्यक्त करते हैं। इसके अंतर्गत अह आता है। ठीक, कुछ और शब्दावली पर चर्चा कर लेते हैं। तीसरा, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं अनुनासिक। किसके बारे में? तो आप बताएंगे अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक किसे कहते हैं भाई? आप बताएंगे जब वायु की मात्रा मुख से अधिक और नाक से कम निकले तो उसे ही हम लोग अनुनासिक कहते हैं। जब वायु की मात्रा मुख से अधिक और नाक से कम निकले तो उसे ही हम लोग अनुनासिक कहते हैं। और इसे हम लोग चंद्र बिंदु से व्यक्त करते हैं। ऐसे कुछ चाँद का ऐसे ही चिन्ह होता है, इसे हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं। और जब इस चंद्र बिंदु से ऐसे चाँद बनाए, इसके ऊपर बिंदु रख दिए तो नाम पड़ गया चंद्र बिंदु। और केवल अगर आप ऐसे चाँद बना दिए, बिंदु ना रखें, तो इसे हम लोग कहते हैं अर्धचंद्र। क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं हम लोग अर्धचंद्र। और इसे कहते हैं आप लोग चंद्र बिंदु। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। तो दोनों दो शब्दावलियां हैं, इसको आप ध्यान से समझेंगे। अगर चाँद बना के बिंदु रख दिए तो चंद्र बिंदु, चाँद केवल बनाए बिंदु नहीं रखे तो नाम पड़ गया अर्धचंद्र। ठीक, तो अनुनासिक को हम लोग चंद्र बिंदु से व्यक्त करते हैं। और इसके कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं चाँद, आप लिखते हैं सांप, आप लिखते हैं गाँव, ठीक है, आप लिखते हैं ऊँट, क्या लिखते हैं?
ऊंट। तो आप देखेंगे कि इन सभी के ऊपर क्या है, चांद बिंदु है, यानी चंद्र बिंदु का चिन्ह है। इसीलिए इसे क्या कहेंगे आप, इसे क्या कहेंगे भाई, अनुनासिक कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अनुनासिक ऐसे शब्दावलियाँ होती हैं या अनुनासिक ऐसी शब्दावली होती है जिसमें वायु की मात्रा नाक से कम और मुख से अधिक निकलती हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं वह चाँद, सांप, गांव, ऊंट, कुछ इस तरह की शब्दावलियाँ आपको मिलेंगी। साथ ही से हम लोग चंद्र बिंदु से व्यक्त करते हैं। ठीक, अगली शब्दावली पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, निरुनासिक। क्या, तो आप बताएंगे निरुनासिक। निरुनासिक किसे कहते हैं भाई, तो आप बताएंगे निर माने नहीं, नासिक माने नाक, यानी ऐसे वर्ण या ऐसे शब्द जिनका उच्चारण हम नाक से नहीं करते हैं, केवल मुख से करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निरुनासिक कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं आप लिखते हैं शहर, आप लिखते हैं कमल, आप लिखते हैं नहर, आप लिखते हैं शहद, क्या लिखते हैं, शहद, आप लिखते हैं प्रकाश। कोई भी शब्द आप लिख दीजिए जिसमें क्या ना हो भाई, ना तो चंद्र बिंदु हो, ना तो अंग हो, ना तो अह का उच्चारण हो, मतलब इन तमाम शब्दावलियों का, तमाम चिन्हों का प्रयोग ना हो, उसी को ही हम लोग निरुनासिक कहते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि इसके अंतर्गत जब निरुनासिक शब्दावली आती है तो अंगा अड़ा इया आनामा, अंगा अड़ा इया नामा, ये जो 5 आप नासिक के व्यंजन देख रहे हैं, इनका प्रयोग निरुनासिक में नहीं होता है। यानी अंगा इया अड़ानामा, अंगा इया अड़ानामा, ऐसे इसको क्रम से कर लीजिएगा, अंगा इया अड़ा यहाँ कर लीजिए, अंगा इया अड़ानामा का प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं होता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, निरुनासिक के अंतर्गत। आप जितने भी शब्द लिखेंगे अगर उसमें इसमें से कोई भी शब्द इसके अंदर आ गया तो वह निरुनासिक के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 5वीं एक और शब्दावली समझ लेते हैं हम लोग, हलंत क्या होता है। हलंत किसे कहते हैं भाई, अगर आपसे कोई पूछे हलंत क्या होता है तो आप बताएंगे जिस भी वर्ण या अक्षर के नीचे हलंत लग जाता है वह अक्षर आधा हो जाता है, वह स्वर रहित हो जाता है, यानी बिना स्वर का हो जाता है। यानी ऐसा कोई भी वर्ण, कोई भी अक्षर जिसके नीचे हलंत लग जाता है वह अक्षर आधा हो जाता है। आधा हो गया मतलब उसमें से स्वर निकल गया। इसे हम लोग हलंत से ऐसे व्यक्त करते हैं, कुछ ऐसे ही चिन्ह इसका होता है। कोई भी वर्ण अगर मान लीजिए आपने लिखा क, तो इसमें से क्या निकल गया, तो अस्वर निकल गया। क्या निकल गया, जैसे ही क है, क में हलंत लगाए तो कौन सा स्वर अलग हो गया, अस्वर अलग हो गया। ठीक, यानी ऐसे तमाम आपको शब्द या वर्ण मिलेंगे जिसके नीचे हलंत लगा होता है और वह अक्षर क्या होता, आधा व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं कच्चा, क्या लिखते हैं, कच्चा, तो आप लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए तो क्या गलत होगा, ये भी तो सही होगा भाई। आप लोग लिखते हैं बच्चा, क्या लिखते हैं, बच्चा, ऐसे लिखते हैं। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें तो क्या यह गलत होगा, यह भी सही है, यह भी सही है। ठीक है, तो ये तमाम वर्ण है। देखिए अब यहाँ पर हमने हलंत लगाया, जैसे ही हलंत लगाया तो यह अक्षर क्या हो गया, आधा हो गया, आधा व्यक्त करेगा, यानी बिना स्वर का हो गया। जैसे आप लोग शब्द लिखते हैं विद्या, क्या लिखते हैं, विद्या, तो विद्या देखिए ऐसे विद्या आप लिखते हैं, द के नीचे क्या लग गया, हलंत। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी विद्या तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है भाई, तो ये विद्या जो लिखा गया है यह गलत है। अब ऐसे क्यों बना, यह कैसे आ गया, तो ज़रा इसको समझ लीजिए। देखिए ऐसे होता है ना, वी लिखा गया और द आधा किया गया और यहीं पर यह ऐसे लिखा गया। अब होता क्या है, धीरे धीरे आप समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे समय बीतता गया, फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ बी लिखा गया, यहाँ द ऐसे था, यहीं से यह ऐसे घुमा दिया गया, ऐसे यह घुमा दिया गया। फिर और समय बीता तो ऐसे वी था, ऐसे द और यह यहाँ से घुमा दिया गया। घुमाते घुमाते ऐसे ही क्या बन गया भाई, ऐसे ऐसे बन गया आपका, ऐसे बन गया विद्या। क्या बन गया, विद्या। ऐसे ही विद्या बन गया, जो कि आज प्रचलन में है, किताबों में भी लिखा रहता है और आप लोग इसको सही मान लेते हैं। तो विद्या कुछ ऐसे ही लिखा गया। आगे ऐसे था, ऐसे था, फिर धीरे धीरे समय बीता, ऐसे ही द और यहीं में से यह घुमा करके ऐसे घुमाते घुमाते क्या बन गया भाई, ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे क्या बन गया, ऐसे विद्या बन गया। क्या बन गया, विद्या। ऐसे घुमाया और यहीं से ऐसे घुमाते घुमाते कुछ इस तरह हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, विद्या। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से द और यह मिला करके विद्या बना हुआ है। ठीक है, तो ये रहा कुछ
प्रमुख शब्दावली जिसके बारे में हमने आज चर्चा किया। अभी कुछ और शब्दावलियाँ इसमें बची हुई हैं, इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो आज का क्लास बस यहीं पर, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।